हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IES-GATEWiz। इस वीडियो में गुप्ता एंड गुप्ता के बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 60 तक डिटेल में कंसेप्ट के साथ डिस्कस करूंगा। ये सीरीज का पार्ट 6 वीडियो है। पुराने वीडियोस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो और जिस भी क्वेश्चन में आपको फर्दर कोई डाउट लगता है कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 51 है, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग क्ले वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट्स टू मेक अ ब्रिक इज नोन एज। तो वन बाय वन प्रोसेस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमने ब्रिक अर्थ प्रिपेयर किया है ब्रिक बनाने के लिए, ठीक है, उसका ऑलरेडी हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था कि सबसे पहले हम सॉइलिंग करेंगे, डिगिंग करेंगे, वेदरिंग करेंगे, ब्लेंडिंग करेंगे एंड टेम्परिंग करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो रिलेटेड है दैट इज रिलेटेड टू द टेम्परिंग प्रोसेस, जहां पर आपको क्या करना है, देयर इज अ नीडिंग ऑफ अर्थ। नीडिंग का मतलब है गूंथना। अगर आप लेमैन की लैंग्वेज में समझें तो जब आप आटा गूंथते हो तो जिसमें पानी मिक्स करके या ड्राई आटे में पानी मिक्स करके जब उसको नीड करते हो बेसिकली, तो वो जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड नीडिंग, ठीक है, जहां पर आप हाथ से नीड कर रहे हो, ठीक है। लेकिन जो पहले हमारा ब्रिक अर्थ प्रिपरेशन का तरीका था टेम्परिंग प्रोसेस में, उसमें हम फीट से नीड करते थे अर्थ को, ठीक है। ये आपने देखा भी होगा, गांव में अर्थ को पैरों से नीड करेंगे। पर्पस क्या होगा? दो चीज पर्पस होगा, दो फैक्टर्स होंगे कि जो आपकी मास है, ब्रिक अर्थ जो आपने तैयार किया है वो आपकी स्टिफ रहे और प्लास्टिक रहे, उसमें प्लास्टिसिटी रहे। प्लास्टिसिटी का मतलब ये है कि जब आप उसको परमानेंटली डिफॉर्म करो, यानी ब्रिक के फॉर्म में वो परमानेंटली डिफॉर्म होने वाला है वो ब्रिक अर्थ, तो उस समय वो क्रैक ना डेवलप करे। तो ये चीज इंश्योर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो अर्थ मास है उसमें होमोजेनिटी इंश्योर करना होगा, यानी कोई लम्स वगैरह ना रहे और जो कंपोजिशन रहे वो हमारा थ्रू आउट द मास वो यूनिफॉर्म रहे। तो इस टेम्परिंग प्रोसेस में हम ये चीज अचीव कर रहे हैं। और वो चीज हम कैसे अचीव करते हैं, बेसिकली नीड करते हैं और उसको 30 सेंटीमीटर लेयर्स में स्टोर करते हैं कूल प्लेसेस में, और ये लेयर्स को हम छोड़कर रखते हैं 36 आवर्स तक आफ्टर नीडिंग प्रोसेस, ठीक है। जिसके बाद हम फर्दर मोल्डिंग करने के लिए ब्रिक्स को ले जाते हैं, ठीक है। तो जब ये टेम्परिंग प्रोसेस जिसमें हम बेसिकली नीडिंग कर रहे हैं, अगर हम इसको मैकेनाइज्ड कर दें, अभी तक हम फीट से कर रहे थे, अब अगर कोई मशीन इसमें यूज करें, तो जो मशीन यूज होती है बेसिकली नीडिंग करने के लिए, वो मशीन है हमारी, कहलाती है पग मिल, ठीक है। जिसमें हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है वो यही है कि मैकेनाइज्ड तरीके से जो आपका ब्रिक अर्थ है उसको आपको होमोजेनिटी इंश्योर करने के लिए उसमें नीडिंग करनी है। तो ये हमारा एक रोटेटिंग आर्म है जिसमें बेसिकली यहां पे ब्लेड्स लगे हुए हैं और ये नीड कर रहा है बेसिकली। तो इस प्रोसेस को हम टेम्परिंग कह रहे हैं, और बिकॉज ये प्रोसेस जो है पग मिल में परफॉर्म किया जा रहा है, इस प्रोसेस को फिर हम पगिंग कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहां पे देखेंगे कि जो नीडिंग प्रोसेस है ये बेसिक प्रिंसिपल है जो कि हमारा टेम्परिंग जो फेनोमेना है, ऑपरेशन है, उसमें कर रहे हैं, ठीक है। तो नीडिंग इज इन्वॉल्व इन द टेम्परिंग, और अगर टेम्परिंग हम मशीन में कर रहे हैं, पग मिल में कर रहे हैं, तो उसी प्रोसेस को हम पगिंग बोल रहे हैं। तो ये प्रोसेस यहां पर भी हमारा नीडिंग इन्वॉल्व है, जिसमें आपने जो मटेरियल मिलाया हुआ है उसकी प्रॉपर मिक्सिंग हो जाए उसमें, ताकि हम सफिशिएंट प्लास्टिसिटी और होमोजेनिटी इंश्योर कर सकें। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। और इसमें मोल्डिंग का मतलब होता है कि हमारी ढलाई करना। ढलाई यानी ये किसी भी शेप में हो सकती है। ये जो मैंने आपको दिखाया है ये नीडिंग प्रोसेस आप देख रहे हैं। अगर हाथ से नीडिंग कर रहे हैं तो इसको ऐसे नीड कर रहे हैं, यानी गूंथ रहे हैं, ठीक है। तो मोल्डिंग जो प्रोसेस है उसका मतलब है हमारा डिजायर्ड शेप में ब्रिक अर्थ से ब्रिक बनाना, ठीक है। तो आपको पता है कि जनरली आप प्लान में अगर देखें तो हमारा ब्रिक का शेप एक क्यूबॉइड की तरह है बेसिकली, ठीक है। तो उस डिजायर्ड शेप में लाने के लिए जो प्रोसेस हम फॉलो करते हैं दैट प्रोसेस कॉल्ड मोल्डिंग। बेसिकली 3 तरीके की मोल्डिंग है हमारी, हैंड मोल्डिंग है, मशीन मोल्डिंग है और ड्राई प्रेस मेथड है, ठीक है। 3 मेथड है हमारे,
हैंड मोल्डिंग को हम सॉफ्ट मड मेथड भी बोलते हैं, मशीन मोल्डिंग को स्टिफ मेथड भी बोलते हैं, और ड्राई प्रोसेस कंप्रेस मेथड को हम ये इंश्योर करते हैं कि जो मैक्सिमम वाटर कंटेंट है वो हमारा 10% से ज्यादा ना हो, जो ब्रिक अर्थ है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हैं जो मोल्डिंग में हमें ध्यान रखने हैं। तो यहां पर करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा नीडिंग होगा। तो बेसिकली ये ऑपरेशन में सभी का सीक्वेंस आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और मोल्ड हो गया, जब हमारा डिजायर्ड शेप में ब्रिक अर्थ कन्वर्ट हो गया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रिक को ड्राई करेंगे। ठीक है, फर्दर डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 52 है कि हमारा क्लैंप का क्या एडवांटेज है कंपेयर टू किल फॉर बर्निंग ऑफ ब्रिक्स। तो बर्निंग ऑफ ब्रिक्स हम कब कर रहे हैं, सबसे पहले हमने क्या मोल्ड किया, टेम्परिंग के बाद ब्रिक को मोल्ड के थ्रू। ठीक है, मोल्डिंग के बाद हमने क्या किया, ब्रिक को ड्राई किया। अब इस प्रोसेस में जो मोल्डिंग किया उस स्टेज में जो ब्रिक्स हैं हमारे मोल्ड करने के बाद ग्रीन ब्रिक्स कहेंगे, बिकॉज उसमें काफी ज्यादा वाटर कंटेंट होगा। जनरली जो वाटर कंटेंट होता है वो 7 से 30% तक होता है। मोल्ड जिसमें आपने ब्रिक अर्थ को फिल करके रख दिया, जिसको हम ग्रीन ब्रिक्स बोल रहे हैं। ठीक है, अब ड्राई किया, तो ड्राई करने के बाद क्या होगा, हमारा जो मॉइस्चर कंटेंट है वो रिड्यूस होगा, लॉस ऑफ मॉइस्चर विल बी देयर फ्रॉम द ब्रिक अर्थ। जो आपने मोल्ड से में ब्रिक रखा हुआ है उसमें लॉस ऑफ मॉइस्चर होगा, जिसकी वजह से श्रिंकेज होगा, और इस श्रिंकेज की वजह से हमारा जो मॉइस्चर कंटेंट है वो रिड्यूस हो जाएगा। और ड्राई होने के बाद सफिशिएंटली ड्राई हो जाएंगे टू दिस मॉइस्चर कंटेंट, तो हम क्या करेंगे, ब्रिक्स को ड्राई करेंगे। और ड्राइंग का पर्पस क्या होगा, ताकि ब्रिक्स में सफिशिएंट स्ट्रेंथ और हार्डनेस आ जाए, सफिशिएंट डेंसिटी हो जाए ब्रिक की, सो दैट वो लेस क्वांटिटी ऑफ वाटर एब्जॉर्व कर सके। ठीक है, तो अब 2 मेथड्स हैं हमारे पास ब्रिक को बर्न करने के। पहला मेथड है हमारा क्लैंप, जिनको हम पजावाज भी बोलते हैं। ठीक है, और जो दूसरा मेथड है वो हमारा किल्न्स है। ठीक है, आपने ध्यान दिया होगा कि जो कहीं कहीं जो आपके भट्ठे जिसे बोलते हैं बेसिकली, तो टावर शेप में हमारे रहते हैं, यहां पर हम नीचे अरेंजमेंट रहता है हमारे ब्रिक्स की बर्निंग का। ठीक है, तो ये हमारी जो परमानेंट स्ट्रक्चर्स हैं बेसिकली। किल्स जो है आपने ध्यान से देखा होगा कि ये परमानेंट स्ट्रक्चर्स हैं, जहां पे ब्रिक्स का एक पूरा यार्ड होता है और लार्ज स्केल में हम ब्रिक का प्रोडक्शन करते हैं। क्लैंप्स में हमारा एडवांटेज क्या है कि ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स होंगे, और जब टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स होंगे तो हमारा जो प्रोडक्शन होगा वो स्मॉल स्केल का होगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब जो बर्निंग कर रहे हैं ब्रिक की, तो 2 प्रोसेस कौन कौन से इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले कि जनरली जो हम क्लैंप में बर्निंग कर रहे हैं वहां पे बेसिकली हम जो टेम्परेचर है वहां जनरली टेम्परेचर 650 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है, 650 डिग्री सेल्सियस तक हम ले जाते हैं। और इस फेज में क्या होगा, देयर इज ओनली अ प्रोसेस ऑफ डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब है कि हमारे फिजिकल और केमिकल चेंजेस होंगे, केमिकल चेंजेस नहीं होंगे। 650 डिग्री सेल्सियस तक अगर हमारी बर्निंग हो रही तो हमारा सिर्फ डिहाइड्रेशन होगा, जिसमें जो हमारा पानी होगा ब्रिक में मॉइस्चर कंटेंट होगा वो क्रिस्टलाइज होके निकल जाएगा और ऑर्गेनिक मैटर हमारा बर्न हो जाएगा। तो 2 चीजें होंगी डिहाइड्रेशन प्रोसेस में, क्रिस्टलाइजेशन होगा और हमारा ऑर्गेनिक मैटर निकल जाएगा। उसके बाद डिहाइड्रेशन के बाद जब इस टेम्परेचर से ज्यादा आ जाते हैं, 650 से जनरली हमारा 900 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रहेगा जब बर्निंग के दौरान, तो वहां पर हमारा ब्रिक का ऑक्सीडेशन होगा। अभी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बस आप इस प्रोसेस के नाम याद रखिए, टेम्परेचर रेंज वाइज, और सीक्वेंस याद रखिए। पहले डिहाइड्रेशन होगा, फिर ऑक्सीडेशन होगा, फिर विट्रिफिकेशन होगा। ठीक है, और विट्रिफिकेशन जो होगा वो हमारा 900 डिग्री सेल्सियस से 1100 डिग्री सेल्सियस तक होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई। अब आते हैं क्लैंप्स पर। क्लैंप्स बेसिकली इस तरह का कुछ अरेंजमेंट होता है, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं हम, अल्टरनेट लेयर्स होंगी हमारी ब्रिक्स की। एक लेयर हमारी फ्यूल की होगी, एक लेयर हमारी ब्रिक्स की होगी। ब्रिक्स को बेसिकली हम स्टैक कर देते हैं और अल्टरनेट लेयर्स के बीच में हम गैप छोड़कर रखते हैं, ताकि जो भी हमारी बर्निंग हो रही है उसका अंदर सर्कुलेशन होता रहे। सर्कुलेशन ऑफ हॉट गैसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, तभी हमारी प्रॉपर बर्निंग हो पाएगी। बिकॉज हम ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स में कर रहे हैं,
तो ऑब्वियस है कि जो भी हीट, देयर विल बी हीट लॉसेस, जिसकी वजह से जो हमारा ब्रिक का प्रोडक्शन है, बहुत अच्छी बर्निंग नहीं होती, फिर भी हम 60% ऑफ द ब्रिक्स हम गुड क्वालिटी ब्रिक्स यानी फर्स्ट क्लास ब्रिक्स तक अचीव कर लेते हैं। यानी क्लैम्प्स में जो बर्निंग कर रहे हैं वहां पर हमें 60% ब्रिक्स जो है फर्स्ट क्लास ब्रिक्स मिल जाते हैं। ठीक है, और पूरे क्यों नहीं मिल रहे हैं? बिकॉज वहां पर जो भी हम हीट लॉस प्रिवेंट करने के लिए जो यहां पर काउ डंक वगैरह से इसमें कवरिंग करते हैं, कोटिंग करते हैं चारों तरफ से, सो दैट हमारा हीट लॉस कम हो। और इसके अंदर हमने क्या स्टैकिंग कर रखी है अल्टरनेट लेयर्स में। ठीक है, और ये हमारा स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं टेम्परेरी है, और जो फ्यूल यूज कर रहे हो वो आपका लोकली अवेलेबल मटेरियल है। लोकली अवेलेबल मटेरियल में क्या हो सकता है? आपका ग्रास हो सकती है, राइस हस्क हो सकता है, उड़े लकड़ियों की चिपिंग्स हो सकती हैं, चीप क्वालिटी हो सकता है। जनरली जो यूज किया जाता है वो लकड़ियां और ड्राई काउ डंक यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि दीज आर दी वुडन पीसेस जो कि हम यहाँ पे एज अ फ्यूल यूज कर रहे हैं बर्निंग के लिए। तो यहां पर रॉ ब्रिक्स ये बेसिकली ग्रीन ब्रिक्स हैं, ग्रीन ब्रिक्स आफ्टर ड्राइंग। ठीक है, यहां कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और देख लेते हैं कि ये पूरा प्रोसेस होने में हमारा 3 से 6 मंथ्स लग जाते हैं। बिकॉज जब 30% हमारी लोडिंग होती है, 30% ब्रिक्स हम लोड कर देते हैं क्लैंप में, तब हम बर्निंग स्टार्ट कर देते हैं और धीरे धीरे ब्रिक्स हम बढ़ाते जाते हैं। तो पूरा प्रोसेस जितनी हमारी लेयर्स होंगी, जनरली 4 to 5 लेयर्स में हम ये प्रोसेस करते हैं और थोड़े थोड़े इंटरवल पे हम लेयर्स बढ़ाते जाते हैं। तो जो पूरा प्रोसेस है बर्निंग और कूलिंग का ब्रिक्स का, वो 3 से 6 महीने तक लगता है। और हम जनरली जो ब्रिक्स प्रोड्यूस कर पाते हैं पूरे सिस्टम में 3 से 6 महीने में, वो हमारा देखा गया है कि डिपेंडिंग अपॉन द साइज, कितना बड़ा हमने पजावा या क्लैंप बनाया हुआ है, 20,000 से 1 लाख तक ब्रिक्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं आफ्टर बर्निंग एंड कूलिंग। ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि हमने जो क्लैंप है बेसिकली ओपन किल है, बिकॉज इट इज ओपन टू एटमॉस्फेयर। टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, ये भी आपको बता दिया, जहां पर ड्राई ब्रिक्स आर स्ट्रैक्ड इन अल्टरनेट लेयर्स ऑफ फ्यूल्स, बोथ ब्रिक्स एंड फ्यूल्स आर प्लेस्ड इन अल्टरनेट लेयर्स। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, टू एंश्योर यूनिफॉर्म हीटिंग इन द सिस्टम। तो एडवांटेजेस क्या हुए इस मेथड के एज कंपेयर टू किल मेथड, जहां पे आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर रहे हो? पहला एडवांटेज ये हुआ कि हमारा इनिशियल कॉस्ट लो होगी, बिकॉज आपने कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बनाया। ठीक है, लोकली अवेलेबल मटेरियल आप फ्यूल की तरह यूज कर रहे हो, तो फ्यूल की कास्ट आपकी लो हो जाएगी और कोई भी परमानेंट स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप सिंपली काउ डंक से कोटिंग कर रहे हैं और ब्रिक का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, और इस वजह से कोई स्किल्ड लेबर की जरूरत भी नहीं है। तो ऑटोमेटिकली प्रोसेस क्या हो गया? इकोनॉमिकल हो गया, इंस्पाइट की प्रोडक्शन हमारा लो है। ठीक है, तो 4 एडवांटेजेस हैं। तो अगर आप इसमें ऑप्शंस देखेंगे, इट टेक्स लेस टाइम फॉर बर्निंग, गलत है। ये 3 से 6 महीने तक प्रोसेस चलता है। इट गिव्स मोर आउटपुट कम रहता है, बिकॉज यहाँ पे आप 20,000 से लेके 1 लाख तक ही ब्रिक्स प्रोड्यूस कर पाते हो। ठीक है, लेस इनिशियल कॉस्ट इज द मेन एडवांटेज। ठीक है, बिकॉज वी आर यूजिंग लोकली अवेलेबल मटेरियल और कोई भी हम परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं। इट इज सुटेबल व्हेन ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड इन लार्ज नंबर। ये गलत है, ये मेथड हम तब अडॉप्ट करते हैं जब हमें किल्न बर्निंग करनी होगी, तभी हमें लार्ज स्केल प्रोडक्शन मिलेगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा इंटरनल साइज जो होगा मोल्ड का, जो आप ब्रिक प्रिपरेशन में यूज कर रहे हो, वो कितना होगा? तो जो हमने ब्रिक अर्थ प्रिपेयर की आफ्टर टेम्परिंग, टेम्पर्ड ब्रिक अर्थ को हमने मोल्ड में डाला। अब मोल्ड हमारे बेसिकली 2 तरीके से हो सकते हैं, हमारा वुडन ब्लॉक हो सकता है या स्टील मोल्ड हो सकता है। मोल्ड बेसिकली ढांचा है जिसमें डिजायर्ड जो शेप का हमें ब्रिक चाहिए, उस शेप का हमें स्ट्रक्चर बना के उसमें ब्रिक अर्थ फिल कर देनी है। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि यहां पर कैसे ब्रिक अर्थ फिल की जा रही है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें आप देख रहे हैं, अगर इसका प्लान हम देखें यहाँ पर, तो इसकी डायमेंशंस में इसकी इंटरनल साइज हम देखें, एल है, कैपिटल एल है, इंटरनल विड्थ कैपिटल इस बी है, और यहां पे डेल्टा एल एंड डेल्टा बी क्या है? दीज आर द अलाउंसेस। ये अलाउंस किस लिए दिए जा रहे हैं? क्योंकि आप जो यहां पर ब्रिक्स भर रहे हैं, ये आपका बेसिकली ग्रीन ब्रिक्स है, जिसमें आपका जो मॉइस्चर कंटेंट था वो 7 से 30% तक था। अब क्या होगा? अब इनको ड्राई करेंगे इस मोल्ड में करने के बाद, तो जो ड्राइंग के बाद हमारा मॉइस्चर कंटेंट होगा, मतलब ड्राई ब्रिक्स जो हमारे बन के निकलेंगे मोल्ड से,
वो हमारा 3% तक हो जाएगा। तो होगा क्या, इस ड्राइंग के दौरान हमारा क्या हो रहा है, श्रिंकेज हो रहा है। तो बेसिकली जो अलाउंस है आपका वो ये श्रिंकेज अलाउंस है। इसका मतलब कि आप ब्रिक अर्थ इसमें फिल कर देंगे पूरा, लेकिन जब ये ब्रिक ड्राई होगा तो इसकी ब्रिक की जो डायमेंशंस होंगी वो कम हो जाएंगी। अब ड्राई होने के बाद भी हम फिर बर्निंग कर रहे हैं, इस जो हमारा ड्राई ब्रिक आया इसकी बर्निंग किया तो फर्दर ये श्रिंक हुआ, बिकॉज फर्दर देयर इज अ लॉस ऑफ मॉइस्चर ड्यू टू क्रिस्टलाइजेशन। तो श्रिंकेज फर्दर हो गया तो ये और छोटा हो गया। तो जो फाइनल साइज बना हमें वो क्या चाहिए था, वो फाइनल साइज मान लीजिए हमें स्टैंडर्ड मॉडुलर ब्रिक चाहिए था तो 19 सेंटीमीटर क्रॉस 9 चाहिए था। तो इस साइज को बनाने के लिए हमें डेल्टा एच, डेल्टा बी और डेल्टा एल एक अलाउंस लिया, उससे ज्यादा साइज का हमें ब्रिक बनाना पड़ेगा, तभी आपका बर्निंग के बाद हमारा इस साइज का स्टैंडर्ड ब्रिक अगर हमें बनाना है तो ये साइज आपको मिल पाएगा। तो यही चीज यहां पर मैंने समराइज की हुई है कि द अलाउंस इज मेड फॉर श्रिंकेज ड्यूरिंग ड्राइंग एंड बर्निंग। तो दोनों आपको अलाउंस ध्यान रखने हैं, जिसकी वजह से जो अलाउंस है जनरली ये देखा गया बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कि जो ये डेल्टा एच है, डेल्टा बी है, डेल्टा एल है, ये हमारे 1/10 ऑफ द डायमेंशन ऑफ बर्न्ड ब्रिक। बर्न्ड ब्रिक हमारा वही, अगर मॉडुलर ब्रिक बात करें तो हमारा 19 सेंटीमीटर यानी लेंथ में हमारा 1.9 सेंटीमीटर अलाउंस रखेंगे। यानी जो मोल्ड का साइज होगा वो आपका कितना हो जाएगा, लेंथ के टर्म्स में बात करेंगे तो लेंथ ऑफ मोल्ड विल बी अप्रोक्सीमेटली 21 सेंटीमीटर। तो इस तरह आप मोल्ड साइज कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जो आपको याद रखना है। इसी तरह डेल्टा बी निकाल लेंगे, डेल्टा बी में आपका 1/10 ऑफ 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये आपका 0.9 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी विड्थ आपको कितनी रखनी पड़ेगी, बी प्लस डेल्टा बी, यानी डायमेंशन ऑफ मोल्ड विल बी 9 प्लस 0.9, यानी अप्रोक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर आपको विड्थ रखनी पड़ेगी। तभी आप जब उसकी ड्राइंग और बर्निंग के बाद जो हमें साइज मिलेगा, हमें ये साइज मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें 1/10 ऑफ द साइज ऑफ बर्न्ड ब्रिक आपको एज ए अलाउंस देनी है। तो हमारा क्या होगा, इंटरनल साइज होगा मोल्ड का, वो हमारा ग्रेटर देन द साइज ऑफ फुली बर्न्ड ब्रिक होगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें तो जो आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे, पग मिल। पग मिल मैंने आपको बताया कि पग मिल में क्या करते हैं हम लोग, टेम्परिंग करते हैं, और टेम्परिंग में हम क्या करते हैं, नीडिंग करते हैं। तो बेसिकली पग मिल में हम क्या कर रहे हैं, मैकेनाइज्ड नीडिंग कर रहे हैं, जिसमें हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि हमारी जो होमोजेनिटी है और प्लास्टिसिटी है वो बनी रहे। अगर कोई लम्स थे हमारे पास तो वो ब्रेक डाउन हो जाए इसमें। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टेम्परिंग। तो इसमें क्या होगा, पग मिल होगी, बेसिकली एक हमारा इक्विपमेंट होता है जिसमें बेसिकली कोनिकल आयरन ट्यूब होगा। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखा हुआ है जो यूज करते हैं हम लोग फील्ड पे। तो इसमें बस ये ध्यान रखना है कि इसकी जो बॉटम 60 सेंटीमीटर हाइट है, इसको हम ग्राउंड में फॉर स्टेबिलिटी पर्पस अंदर डाल देते हैं। और यहां पर ये वाला जो पार्ट है ये हमारा सेंटर वर्टिकल शाफ्ट है। ठीक है, और इस पे क्या होंगे हमारे नाइव्स, इसमें ये शाफ्ट में क्या लगे हैं, हमारे ब्लेड्स लगे हैं। ठीक है, इस वर्टिकल शाफ्ट में ब्लेड्स लगे हुए हैं जिसे हम नाइव्स कह रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या इंश्योर कर रहे हैं कि हमारा जो लम्स बन गए हैं, ठीक है, ब्लेंडिंग के बाद, ठीक है, तो वो लम्स हमारे ब्रेक डाउन हो जाए ताकि मास की होमोजेनिटी बनी रहे। ठीक है, अब कैसे ये काम करेगा, इसमें क्या करेंगे हम, इसको रोटेट करेंगे। तो देयर विल बी लॉन्ग आर्म, जिसको हम पहले के जमाने में ऑक्स वगैरह से इसको रोटेट करते थे मैनुअली, बट अभी जो सिस्टम है उसमें क्या होगा, डीजल ड्रिवेन हमारे पास सिस्टम है, ड्राइविंग गियर सिस्टम लगा के इसको हम मैकेनाइज्डली इलेक्ट्रिकल सिस्टम से रोटेट कर सकते हैं। ये रोटेट करेगा तो हमारा देयर विल बी कॉन्टिन्यूअस नीडिंग ऑफ द जो मास आपने डाल रखा है। तो फीड क्या करेंगे, यहाँ पे क्ले फीड दिया है, ऊपर से टॉप से हम फीड करते हैं। ये हमारी टेम्पर्ड ब्रिक अर्थ आप यहाँ पर टॉप से डालेंगे और यहां से हमारा एक्सट्रूडिंग जो मोल्ड जहां पर लिखा हुआ है, एक्सट्रूडिंग मोल्ड का मतलब है यहां से आप बाहर निकलेगी, आपकी जो टेम्पर्ड ब्रिक अर्थ आपने अंदर डाली थी वो यहां पर बाहर आ जाएगी। ठीक है, जिसे कहेंगे आप ब्लेंडेड अर्थ, सॉरी
ब्लेंडेड अर्थ तो आपने यहां पर डाली, ये ट्रिम्पर्ड ब्रिक अर्थ होगी यहां पर, और ये हमारी होगी ब्लेंडेड ब्रिक अर्थ। ठीक है, तो जनरली जो हमारी प्रोडक्टिविटी है, यील्ड जिसे हम कहेंगे, हम जनरली 1500 ब्रिक्स बना लेते हैं। 1500 ब्रिक्स के लिए हमें जो ब्रिक अर्थ चाहिए वो हम तैयार कर लेते हैं, जो कि फर्दर हम मोल्डिंग के लिए ले जा सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो पग मिल है वो हम टेम्परिंग में यूज कर रहे हैं, और टेम्परिंग हमारा लास्ट स्टेज है ब्रिक अर्थ प्रिपरेशन की। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, क्ले का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन से ब्रिक्स को हम लाइनिंग ऑफ फर्नेसेस में यूज कर सकते हैं। तो लाइनिंग ऑफ फर्नेसेस में बेसिकली हमारी रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए कि वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो जो भी ब्रिक्स आप यूज करेंगे दे शुड बी टेम्परेचर रेजिस्टेंट। तो रिफ्रैक्टरी का जो मतलब है, ये मतलब आप समझ लीजिए, रिफ्रैक्टरी का मतलब है कि रेजिस्टेंस टू हीट। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द डेफिनेशन आप डायरेक्टली ऑप्शन सी जा सकते हैं। अब वन बाय वन चीजें समझ लेते हैं। ओवरबर्न ब्रिक्स मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं प्रीवियस वीडियोस में कि हमारे ओवरबर्न ब्रिक्स क्या होते हैं, 4th क्लास ब्रिक्स होते हैं, जो कि ओवरबर्निंग की वजह से उनका जो स्ट्रक्चरल शेप होता है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। ठीक है, और डिस्टॉर्ट होने की वजह से अब बिकॉज आपने ओवरबर्निंग कर दी तो जो शेप होगा वो डिस्टॉर्ट होके और जो स्ट्रक्चर होगा वो ब्रिटिल हो जाएगा। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपका ब्रिक्स डिफॉर्म कर गए हैं। ठीक है, और 3rd क्लास ब्रिक्स जो होते हैं हमारे वो अंडरबर्न ब्रिक्स होते हैं। अंडरबर्न का मतलब है कि जिस टेम्परेचर तक आपको हीट करना था आप उतने टाइम और उतने टेम्परेचर तक आपने उनको बर्निंग नहीं की, जिसकी वजह से जो ब्रिक है वो सॉफ्ट रह गया। और इस वजह से जब आप उनको स्ट्राइक करोगे, साउंडनेस टेस्ट करोगे, तो वहां पर आपका डल साउंड आएगा जब आप दोनों को स्ट्राइक करोगे। तो 3rd क्लास ब्रिक्स आपके कहां यूज होते हैं, बिल्डिंग टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स, और 4th क्लास ब्रिक्स जिन्हें आप झामा ब्रिक्स भी बोलते हो। ठीक है, वो ब्रिक्स आपके फाउंडेशन, फ्लोर्स और इनकी बैलास्ट की तरह यूज कर सकते हैं। 3rd क्लास ब्रिक्स को हम पीला ब्रिक्स भी बोलते हैं, बिकॉज ये लाइट कलर्ड दिखते हैं, इस वजह से पीला ब्रिक्स भी बोलते हैं, पिल्ला ब्रिक्स। तो आपने साइट पे देखा होगा, जो लोग भी फील्ड पे काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स आजकल इस तरह के ब्रिक्स लेके आ जाते हैं जो लाइट कलर के होते हैं, डार्क कलर के नहीं होते। तो वो बेसिकली अंडरबर्न ब्रिक्स होते हैं, जिनकी स्ट्रेंथ एडिक्वेट नहीं होती और दे कैन एब्जॉर्ब वाटर कंटेंट अप टू 25% ऑफ देयर ड्राई वेट। ठीक है, इसके बारे में भी हम पहले बात कर चुके हैं। अब आते हैं रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स। रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स जो है इनको हम फायर क्ले ब्रिक्स भी बोलते हैं। फायर क्ले इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज दे आर रेजिस्टेंस टू फायर। अब इनको बनाने का तरीका क्या है कि इनको बिकॉज स्पेशलाइज्ड कंडीशंस में आपको बनाना है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन भी हम करते हैं इसमें, तो आपको इनको हॉफमैन किल्स, स्पेशल टाइप की किल होती है जहां पे इन ब्रिक्स की बर्निंग की जाती है। ठीक है, तो यूज क्या करेंगे इसमें, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है कि जो आप क्ले यूज कर रहे हो स्पेशल टाइप की क्ले होती है जिसे हम फ्लिंट क्ले बोलते हैं या ग्रॉग बोलते हैं। ये आप नाम याद रखिए, इनसे हम रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स तैयार करते हैं। फ्लिंट क्ले बेसिकली एक स्पेशल कंपोजिशन है ब्रिक्स क्ले का, जिसमें कुछ इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। इसमें फ्लिंट क्ले इज described as a fine-grained, compact, non-fissile, essential monomineralite calonite rock that breaks into flinty fracture, has almost no natural plasticity and resists slaking। तो कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक के साथ ये क्ले अवेलेबल है। ठीक है, और जो ग्रॉग है ये बेसिकली इसको फायर सैंड या चमूटे भी कहते हैं, विच इज अ रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग सेरामिक्स। और इसमें जो परसेंटेज है सिलिका एल्यूमिना का वो काफी ज्यादा होगा। तो ये स्पेशल कंपोजिशन क्ले है जिसको हम बर्न करते हैं हॉफमैन किल में, जो कि मतलब बेसिकली जो ब्रिक्स हमने डाला उसमें जो क्ले यूज कर रहे हैं वो ये यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो कलर जो होगा इन ब्रिक्स का वो क्या होगा, व्हाइटिश येलो या लाइट ब्राउन कलर। ठीक है, और जो वाटर अब्जॉर्प्शन है वो 4 to 10% होता है, कम होता है वाटर अब्जॉर्प्शन। ठीक है, बिकॉज इसमें जो ग्रॉग है हमारा, इसको हम पहले ही फायर कर लेते हैं। ठीक है, मतलब एक बार हम ऑलरेडी फायर करके यूज कर रहे हैं इसमें क्ले को। ठीक है, फायर क्ले मोटर इज यूज टू क्ले रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स। तो हमारा जो परसेंटेज वाटर अब्जॉर्प्शन का वो आपको याद रखना है, 4 to 10% होता है। और जो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है फायर क्ले या रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स की वो 3.5 न्यूटन पर mm². होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और बिकॉज दे आर रेजिस्टेंस टू हीट, बिकॉज हम जो रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं वही हमारे
फायर रेजिस्टेंस है। तो और इम्पॉर्टेंट चीज है यहाँ पे जो बर्निंग होगी वो काफी हाई टेम्परेचर पे होगी। हाई टेम्परेचर यानी विट्रिफिकेशन स्टेज तक हम जाएंगे, जो 900 से 1100 डिग्री सेल्सियस तक हम कर रहे थे हॉफमैन किल्स में, तभी हमारा ये ब्रिक्स तैयार होते हैं। तो दीज ब्रिक्स कैन बी यूज्ड फॉर लाइनिंग ब्लास्ट फर्नेसेस, ओवेंस, किल्स, बॉयलर्स, चिमनीज, जहां पर भी हमारा हायर टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा जो फ्रॉग है ब्रिक मैसनरी पे जनरली कहां पर रखा जाता है। तो आपको मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि जो फ्रॉग है बेसिकली हमारा एक इंडेंट होता है। ठीक है, इंडेंट का मतलब है जैसा कि आपने देखा भी होगा, ठीक है, दिस इज द इंडेंट। ठीक है, जिसके जो डायमेंशंस हैं लिखी हुई है 10 क्रॉस 4 क्रॉस 1 सेंटीमीटर इन केस ऑफ स्टैंडर्ड मॉडुलर ब्रिक, जिसकी डायमेंशन 190 क्रॉस 90 क्रॉस 90 है। और इसकी जो डेप्थ है हम बेसिकली 1 से 2 सेंटीमीटर के बीच में रखते हैं, यानी 10 से 20 mm तक। और जो हमारे 4 सेंटीमीटर हाइट के ब्रिक्स हैं, यानी हमारा एक स्टैंडर्ड साइज ब्रिक और भी है, जिसे हम 19 क्रॉस 9 क्रॉस 4 सेंटीमीटर लिखते हैं। इन ब्रिक्स में हम फ्रॉक्स नहीं प्रोवाइड करते बिकॉज इनकी थिकनेस कम हो जाती है। ठीक है, तो उस और एक्सट्रूडेड ब्रिक्स में भी हम फ्रॉक प्रोवाइड नहीं करते। प्राइमरी पर्पस यही होता है कि जब आप ब्रिक मैसनरी में यूज कर रहे हो आप इसको, तो ये मोर्टार इसमें भर जाता है और इट एक्ट्स एज अ की ज्वाइंट की तरह काम करेगा। इसके ऊपर भी मोर्टार आ जाएगा और इट एक्ट्स एज अ की फॉर होल्डिंग द मोर्टार, और देयरफॉर ब्रिक्स आर लेड विथ फ्रॉग्स ऑन द टॉप। तो जो हमारे कोर्सेज हैं ब्रिक्स के, उसमें ब्रिक्स को आपको ऊपर रखना है टॉप फेस पे। ठीक है, लेकिन जब आप मोल्ड में देखोगे तो मोल्ड के फ्रॉग जो होगा वो बॉटम पे होगा, बिकॉज जब आप उसको निकालेंगे बाहर तब वो जो फेस है, जो टॉप फेस है, उस पर हमारा ट्रांसफर हो जाएगा। बेसिकली वो टॉप फेस जो है ब्रिक का वो नीचे की तरफ रहेगा, जिस पर हमारा फॉग का प्रोजेक्शन दिख रहा है। तो हमारा उल्टा रखते हैं और जब निकालते हैं मोल्ड से ब्रिक को बाहर तो वो टॉप फेस पे आ जाता है। तो हमारा जो ब्रिक है वो टॉप फेस पे ले किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा जो होगा वो टॉप फेस होगा बी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें 1 क्यूबिक मीटर मशीनरी करने में कितने ब्रिक्स चाहिए। ठीक है, तो यहां पर आपको मैंने बताया था कि जो हमारा स्टैंडर्ड साइज है मॉडुलर ब्रिक का वो 19 क्रॉस 9 क्रॉस 9 है। जब किस टाइप का ब्रिक यूज कर रहे हैं यहाँ पर नहीं दिया है कि हम स्टैंडर्ड मॉडुलर ब्रिक यूज कर रहे हैं या ट्रेडिशनल ब्रिक यूज कर रहे हैं, तो आप स्टैंडर्ड मॉडुलर ब्रिक अज्यूम करके कैलकुलेशन करेंगे। तो स्टैंडर्ड साइज क्या था हमारा 19 क्रॉस 19 क्रॉस 9 19 क्रॉस 9 क्रॉस 9, जिसमें हमारा ये ब्रिक का बर्न्ड ब्रिक का बेसिकली साइज था। अब जो नॉमिनल साइज था ब्रिक का, जिसमें हमने ये अज्यूम किया कि अगर हम उसको ब्रिक मैसनरी में यूज कर रहे हैं तो उसकी जो डायमेंशन होंगी वो 20 क्रॉस 10 क्रॉस 10 हो जाएंगी। 1 सेंटीमीटर चारों तरफ इसमें मोर्टार की थिकनेस आ जाएगी। ठीक है, तो अगर ब्रिक मैसनरी में यहां बोल रहा है यूज कर रहे हैं तो जो वॉल्यूम होगी, जो ऑक्यूपाई करेगा, वो L इंटू बी इंटू एच हो जाएगी। तो हमारा 2000 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम हो जाएगी जो ऑक्यूपाई कर रहा होगा ब्रिक मोर्टार के साथ। अब 1 क्यूबिक मीटर क्यूब मैसनरी में कितना ब्रिक्स लगेंगे। अब ये मान लीजिए आपने दीवार बनाई कोई, ठीक है, आपने डिफरेंट कोर्सेज ले किया, तो इसकी डायमेंशन से सिंपली इस दीवार की अगर मान ले लेंथ h हाइट है, लेंथ L है। ठीक है, तो आजकल इस तरह भी क्वेश्चन आते हैं कि आपकी ब्रिक की वॉल की डायमेंशंस दे देगा ब्रिक मैसनरी की, और तब आपको कैलकुलेट करना होगा। तो यहां से आप सिंपली वॉल्यूम कैलकुलेट कर लोगे जो हमारी ऑलरेडी 1 क्यूबिक मीटर दी हुई है एल बी इंटू एच। तो इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया तो आपका 10 लाख आ गया, 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। तो नंबर ऑफ ब्रिक सिंपली निकल आया कि टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाई एक ब्रिक की वॉल्यूम, तो सिंपली आपका 500 नंबर ब्रिक्स आ गया। तो इस तरह के बेसिक कंसेप्ट के क्वेश्चन आजकल आते हैं, तो आपको बेसिक कंसेप्ट ध्यान रखना है। टोटल वॉल्यूम निकालनी है और नॉमिनल ब्रिक साइज यानी थिकनेस के साथ आपको ब्रिक की वॉल्यूम निकालनी है और डिवाइड कर देना है टोटल वॉल्यूम उसको। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो ग्लेजिंग है इज यूज टू मेक अर्थनवेयर। अर्थनवेयर को आप इस तरह समझ सकते हैं, मिट्टी के बर्तन। लेमैन की लैंग्वेज में मिट्टी के जो बर्तन है हमारे, उसमें ग्लेजिंग क्यों करते हैं। तो ग्लेजिंग बेसिकली क्या है, एक स्पेशल टाइप की कोटिंग है। आपने ध्यान दिया होगा जो आपके अचार के बर्तन होते हैं
उस पर चीनी एक लेयर चढ़ी होती है चिकनी सी, आपने ऑब्जर्व किया होगा इस तरह की जो ब्लू कलर की आपको यहाँ पर लेयर दिख रही है। तो ये जो सरफेस है ये ग्लेज्ड सरफेस है। इसमें है क्या कि एक इम्परवियस फिल्म, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, मिट्टी के बर्तन को प्रिवेंट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए केमिकल अटैक और वेदरिंग एजेंसीज से। बिकॉज आप इसमें अचार अगर सपोज रख रहे हैं तो देयर आर चांसेस ऑफ केमिकल अटैक विद द अर्थ, जो आपने यूज की है इसको बनाने में, उसके साथ रिएक्शन होगा और वो डिग्रेड हो जाएगा। तो इस वजह से इसमें इम्परवियस फिल्म हम ग्लेजिंग प्रोसेस के थ्रू करते हैं। तो ग्लेजिंग वो प्रोसेस है जिससे हम ये कर रहे हैं। तो 3 तरीके की बेसिकली हमारे पास मेथड्स अवेलेबल हैं ग्लेजिंग कैसे करते हैं। और ग्लेजिंग जब कर रहे हैं तो इसमें 2 चीज इंपॉर्टेंट है। एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि किस टेम्परेचर पे आप बर्निंग कर रहे हो, और दूसरी क्या मटेरियल आप यूज कर रहे हो। उसके बेसिस पर ये 3 हमारे मेथड्स क्लासिफाई किए गए हैं। जिसमें पहला जो मेथड है ट्रांसपेरेंट ग्लेजिंग, इसमें क्या करते हैं, जब आपने मिट्टी का बर्तन बना लिया, ड्राई करने के बाद जब उसको बर्न कर रहे हो तो उसमें क्या करेंगे, हम सॉल्ट थ्रो करेंगे। ठीक है, उसके एनवायरमेंट में सोडियम क्लोराइड डालेंगे तो होगा क्या, जब बर्निंग हो रही होगी तो जो सिलिका है हमारा, जो कि इसमें प्रेजेंट था ऑलरेडी, वो हमारा सोडियम के साथ रिएक्ट करके सोडा सिलिकेट बना देगा। और सोडा सिलिकेट जो क्ले के साथ एल्यूमिना, लाइम और आयरन प्रेजेंट है, उसके साथ एक परमानेंट थिन ट्रांसपेरेंट सरफेस कोटिंग बना देगा। मतलब उसके साथ एक बॉन्डिंग हो जाएगी उसकी। ठीक है, और जो बर्निंग हम इसमें कितने टेम्परेचर पे कर रहे हैं, 1200 से 1300 डिग्री सेल्सियस पे। ऑलरेडी हम विट्रिफिकेशन की स्टेज से क्रॉस कर चुके हैं, यानी हमने विट्रीफाई वाली स्टेज बर्निंग की क्रॉस कर ली है। उस लेवल तक हम हीट कर रहे हैं ट्रांसपेरेंट ग्लेजिंग के दौरान। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, ट्रांसपेरेंट ग्लेजिंग में आप सॉल्ट ग्लेजिंग कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पे सोडियम क्लोराइड हमारा जो सॉल्ट है वो यूज कर रहे हो। लेड ग्लेजिंग में क्या कर रहे हैं, आपने जो भी प्रोडक्ट बनाया क्ले का, ठीक है, उसको ड्राई करने के बाद आपने क्या किया, उसको लेड ऑक्साइड और टिन ऑक्साइड के सॉल्यूशन में डिप कर दिया, उसके बाद उसकी बर्निंग की। ठीक है, तो ये मेथड आप कब यूज करते हो, द मेथड ऑफ ग्लेजिंग इज यूज्ड फॉर आइटम्स फॉर इंफीरियर क्ले विच कैन नॉट विथस्टैंड हाई टेम्परेचर्स रिक्वायर्ड फॉर सॉल्ट ग्लेजिंग। ठीक है, और थर्ड हमारा जो इंपॉर्टेंट लास्ट मेथड है ग्लेजिंग का, वो है ओपेक ग्लेजिंग। ओपेक ग्लेजिंग को हम एनेमलिंग प्रोसेस भी बोलते हैं, जिसमें बेसिकली क्या करेंगे, जो बोराक्स है, कैलोइन है, चौक है एंड कलरिंग मटेरियल है, ये फायर किए जाते हैं, यानी हीट किए जाएंगे, आर अ पार्ट ऑफ फ्लेस्पर, फ्लिंट एंड लेड ऑक्साइड। तो जो रिजल्टेंट मोल्टन ग्लास बनेगा उसको पानी में हम पोर करेंगे। ठीक है, और द फ्रिट इज देन ग्राउंड विथ रिमेनिंग मटेरियल एंड वाटर एंड इज मेड ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ क्रीम नोन एज स्लिप। ठीक है, फुली बर्न्ड अर्थनवेयर नोन एज बिस्किट्स आर डिप्ड इन द स्लिप। तो जो आपने एक सोल्यूशन बनाया बेसिकली ये सारा प्रोसेस करके, और उसको अर्थनवेयर को इसमें डिप कर दिया। ठीक है, तो जो लेयर चढ़ गई, वो लेयर जो आपने सोल्यूशन बनाया था वो इसके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएगी एंड इट फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ ग्लेज। ठीक है, आफ्टर द ड्राइंग द प्रोडक्ट दीज आर वंस अगेन फायर टू लो टेम्परेचर सो एज टू फ्यूज द ग्लेज। उसकी फ्यूजन के लिए आपने इसको वापस से बर्निंग की। तो ये 3 प्रोसेस हैं जो हमारे एक इम्परवियस लेयर बना देते हैं अर्थनवेयर में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमारा जो क्विक लाइम है ये क्या होता है। तो क्विक लाइम बेसिकली हमारा बनता कैसे, ये देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, हमारा लाइम स्टोन होता है विच इज बेसिकली अ सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, इस सेडिमेंट्री रॉक को हम क्या करते हैं, 1100 डिग्री सेल्सियस पे, यानी 110 डिग्री सेल्सियस पर हम इसको रोटरी किल में हीट करते हैं। जब आप इसको हीट करोगे तो होगा क्या, इस प्रोसेस को हम कहेंगे कैल्सिनेशन। ठीक है, तो जो ये लाइमस्टोन होगा ये क्रश्ड लाइमस्टोन होगा। बेसिकली आपको उसको टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा, तभी रोटरी किल में आप बर्न कर पाओगे इसको। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CaO प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन होगा दैट विल बी अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, तो इस CaO को हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। और इसके और भी दूसरे नाम है, नाम जान लेते हैं। बर्न्ट लाइमस्टोन भी कहेंगे इसको कॉस्टिक लाइम भी कहेंगे। ठीक है, क्या, और जो आप देसी भाषा में इसको कहते हैं ना, जो व्हाइट वॉशिंग के लिए, उसे
चूना भी कहते हैं कभी कभी। इसी चूने को जब पानी में डाल के हम व्हाइट वॉश करते हैं तो अभी हम बात करेंगे चूने की स्लेकिंग कैसे होती है, यानी सीओ की स्लेकिंग कैसे होती है। वो हमारा बेसिकली स्लेक्ड लाइम होता है जो आप यूज करते हैं व्हाइट वॉशिंग के लिए। तो ये आपका प्योर लाइम है बेसिकली, अभी इसकी स्लेकिंग नहीं हुई है। अब जैसे ही आप इसमें को पानी डाल देंगे तो वो हमारा बन जाएगा स्लेक्ड लाइम। तो अभी फर्दर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया हुआ है कि प्योर लाइम जो है वो क्विक लाइम है, जिसे हम कैल्शियम का व्हाइट ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। कॉमर्शियल क्विक लाइम कंटेन्स, कभी कभी इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से इसका कलर जो होता है वो ब्राउनिश या ग्रे टिंज में आता है। क्विक लाइम इज द लाइम ऑब्टेन्ड आफ्टर कैल्सिनेशन ऑफ लाइमस्टोन। इट इज कॉल्ड कॉस्टिक लाइम। इट इज कैपेबल ऑफ स्लेकिंग विथ वाटर एंड हैज नो एफिनिटी फॉर कार्बोनिक एसिड। स्पेसिफिक ग्रेविटी आप ध्यान रखेंगे प्योर लाइम की 3.4 होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। आपको जो पीसेस दिख रहे हैं यही बेसिकली हमारे सीओ हैं, प्योर लाइम है, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है पाउडर फॉर्म में, ये आपका बेसिकली आफ्टर स्लेकिंग ही आपको इस तरह मिलता है पाउडर फॉर्म में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड होगा, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होगा ये आपका स्लेक्ड लाइम होगा, और आपके कैल्शियम कार्बोनेट जो होगा वो आपका लाइमस्टोन होगा, जो कि हमारा सेडिमेंट्री रॉक है, मेन बेसिकली रॉ मटेरियल फॉर दिस। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि क्विक लाइम के बारे में हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है। ये मैंने आपको बताया कि लाइमस्टोन को आपने बर्न किया एट 1100 डिग्री सेल्सियस, तो ये प्रोसेस आपका कैल्सिनेशन हुआ। उसके बाद आपने क्या किया, अगर जो आपका क्विक लाइम था जो कि बेसिकली क्लिंकर्स फॉर्म, बड़े क्लिंकर्स फॉर्म में रहेगा, ठीक है, बड़े बड़े पीसेस फॉर्म में रहेगा, उसमें आपने अगर पानी डाल दिया तो देयर विल बी अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और उस एक्सोथर्मिक रिएक्शन में इतनी ज्यादा हीट निकलती है कि जो ये बड़े बड़े पीसेस थे ये पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो जो स्लेक्ड लाइम होगा वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और अगर अब हमने धीरे धीरे पानी की क्वांटिटी बढ़ा दी तो वो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, जो कि हम बेसिकली व्हाइट वॉशिंग में यूज करेंगे। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो अमाउंट ऑफ हीट कितनी रिलीज हो रही है ये आपको ध्यान रखना है। 15.6 किलो कैलोरी हीट निकल रही है, और जो ये लाइम बन रहा है कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हम स्लेक्ड लाइम बोल रहे हैं। और इस प्रोसेस को हाइड्रेशन ऑफ लाइम या स्लेकिंग ऑफ लाइम बोलते हैं, दोनों बोल सकते हैं। इसको स्लेकिंग भी बोल सकते हैं या हम हाइड्रेशन भी बोल सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये बहुत फास्ट होता है, बेसिकली 10 मिनट में ये प्रोसेस हो जाता है। तो जैसे ही आपने पानी डाला तो 10 मिनट में हमारी स्लेकिंग हो जाएगी। तो कभी कभी होता है कि अगर जो क्विक लाइम है इसका अगर बहुत बड़ा साइज ले लेंगे तो इतनी हीट नहीं निकल पाती जो इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सफिशिएंटली इसके पीसेस हम तोड़ देते हैं, इसको कैल्शियम ऑक्साइड को, प्योर फॉर्म को, और तब इसमें पानी डालते हैं, सो दैट उस आराम से 10 मिनट में हमारा पाउडर फॉर्म में बन जाए। तो दिस इज रैपिड इन स्लेकिंग, ठीक है। अब जो टेम्परेचर रेंज निकल रही है, यहाँ पे हीट निकल रही है, उसमें जो टेम्परेचर हमारा बन रहा है वो 350 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर हमारा, इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है जिससे ये ब्रेक डाउन होता है इस अमाउंट ऑफ हीट से, ठीक है। तो जो भी हमारे लम्स हैं क्विक लाइम के वो पाउडर फॉर्म में टूट जाते हैं इस एनर्जी के साथ, ठीक है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रिगार्डिंग इट्स सेटिंग में देखा गया है, सेटिंग में का मतलब ये है कि अगर आपका पेस्ट है, क्विक लाइम का पेस्ट आपने बना दिया तो उसके हार्डनिंग में आपको कितना टाइम लग रहा है। तो बेसिकली देखा गया है कि अगर आप कोई मान लीजिए मोटार बना रहे हैं तो आपका जो हाइड्रोलिक लाइम है उसमें आपकी जो सेटिंग है वो 1 डे में होती है लगभग, ठीक है। और जो फैट लाइम जिसमें बेसिकली हम क्विक लाइम यूज कर रहे हैं वहां पे हमारा 2 to 3 डेज तक हमें सेटिंग होने में लग जाता है। तो जनरली ये इट इज स्लो इन सेटिंग, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। स्ट्रेंथ के रिगार्डिंग, स्ट्रेंथ इसकी बहुत अच्छी नहीं होती है। इसके रिगार्डिंग हमारे पास एक कोड की डिटेल्स अवेलेबल है, IES-712। IES-712 हमारा फिजिकल रिक्वायरमेंट्स देता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइम के लिए, जिसमें ये कहा गया है कि हमने जो लाइम है उसको ABCDEF कैटेगरी में बांट रखा है। ये कैटेगरी का क्लासिफिकेशन ES के बिल्डिंग मटेरियल्स के वीडियो में मैंने प्रीवियस ईयर एक्सप्लेनेशन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइम के बारे में मैंने बताया था। तो क्लास ए लाइम, क्लास बी लाइम, क्लास बी लाइम में 2 फॉर्म में आप लाइम यूज कर सकते हैं, क्विक लाइम या हाइड्रेटेड लाइम। क्विक लाइम यानी CO फॉर्म में, और हाइड्रेटेड यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म में।
तो कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म में अगर आप देखेंगे तो 14 दिन में जो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिल रही है वो 1.25 मिल रही है, और 28 दिन में आपकी 1.7 मिल रही है। और अगर क्लास ए में हाइड्रेटेड लाइम की बात करें तो वहां पर स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू क्विक लाइम ज्यादा मिल रही है, जो हमारी बेसिकली जो आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो कम है। ठीक है, और जनरली ये देखा गया है कि जो लाइम की स्लेकिंग के लिए हमें पानी की रिक्वायरमेंट है वो 32% चाहिए। तो ये हमारा बेसिकली कैल्शियम ऑक्साइड है जो प्योर फॉर्म में है। अब इसकी आपने स्लेकिंग कर दी, जिसमें आपका टेम्परेचर 350 डिग्री सेल्सियस जनरेट हुआ था, और इसमें जो पानी की रिक्वायरमेंट चाहिए स्लेकिंग के लिए वो 32% चाहिए, तभी ये पूरा हमारा पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, विच इज कॉल्ड स्लेक्ड लाइम। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कि ध्यान रखना है आपका। तो स्टेटमेंट 1 और 2 करेक्ट होंगे और स्टेटमेंट 3 हमारा गलत होगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।